नमस्ते बच्चों। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में आज निगम लेखांकन के अध्याय लेखांकन की अवधारणाएं। लेखांकन की अवधारणाओं के संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे कि लंबे समय से कौन कौन सी ऐसी अवधारणाएं हैं जो लेखांकन में चली आ रही है, जिनका लेखांकन में उपयोग किया जाता है। लेखांकन की इन अवधारणाओं में प्रथम जो अवधारणा है वो है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। यह अवधारणा कहती है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा क्या कहती है, और बहुत मोस्ट भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। इंग्लिश में इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। पृथक अस्तित्व की अवधारणा, यह अवधारणा कहती है व्यवसायी एवं व्यवसाय का स्वामी दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। व्यवसाय में लगाई गई पूंजी के लिए स्वामी व्यवसाय का लेनदार होता है, यानी स्वामी ने व्यवसाय में कोई धन लगाया है तो उसके लिए स्वामी लेनदार होगा। इसलिए पूंजी को दायित्व शीर्षक में दिखाया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार व्यवसायी और उसका स्वामी दो अलग अलग व्यक्ति है, यानी दोनों डिफर है। स्वामी है, अगर कोई धन लगाता है तो उसके लिए वो उस संस्था का लेनदार माना जाता है, और संस्था का दायित्व है कि वो स्वामी के द्वारा लगाए गए धन पर प्रतिफल दे। जैसे राम ने अपने व्यवसाय में पूंजी लगाई तो व्यवसायी उसकी प्रविष्टि करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। बच्चों पृथक अस्तित्व की अवधारणा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि व्यवसायी को एक अलग व्यक्ति मानते हुए उस व्यवसाय के द्वारा क्या अर्जित किया गया है और उस व्यवसाय के क्या क्या दायित्व है, ये सारी बातें। नेक्स्ट है नंबर 2 पर मुद्रा मापन की अवधारणा या मुद्रा माप संबंधी अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं। ये अवधारणा कहती है कि लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाएगा जिसे मुद्रा में मापा जा सके, यानी ऐसे लेन देन जो मुद्रा से संबंध रखते हो, जिनको मुद्रा में मेजर किया जा सके, यानी मनी में मेजर किया जा सके, जिनका कोई मूल्य हो, उन्हीं का लेखा किया जाएगा। अन्यथा अन्य व्यवहारों का लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। किसी की ईमानदारी, किसी की कार्यकुशलता, किसी की कर्मठता, जिनको हम मुद्रा में नहीं माप सकते, उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। बच्चों आपको इस अवधारणा में ये ध्यान रखना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जहाँ होती है वहाँ पर उस वस्तु को अगर हम मुद्रा में माप सकते हैं या आंशिक रूप से मुद्रा में माप सकते हैं तो भी इस अवधारणा के अनुसार उसको लेखांकन में सम्मिलित करेंगे। नंबर 3 पे है निरंतरता की अवधारणा, गोइंग कॉन्सेप्ट है। ये आधारभूत लेखांकन मान्यता के अंतर भी आती है, यानी ये अवधारणा कहती है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, इसलिए जब तक कोई विपरीत प्रमाण उपलब्ध ना हो, यह मान्यता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा। अर्थात सामान्य मान्यता यह है कि संस्था निरंतर चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। इसलिए एक निश्चित अवधि में उस संस्था के लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए एक निश्चित अवधि का में उसका संस्था के लेन देनों का, व्यवहारों का लेखा जोखा रखना चाहिए। नंबर 4 पर है लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है संपत्तियों को लागत मूल्य पर दिखाया जाए हास घटाने के पश्चात, यानी ये सुदृढ़ संस्थान की अवधारणा के आधार पर ही बनी हुई अवधारणा है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा तो एक निश्चित अवधि में उस संस्था का लाभ हानि खाता, उस संस्था की आर्थिक स्थिति, इसके बारे में पता करना बहुत आवश्यक है। यदि हम सोचें कि व्यवसाय जब समापन होगा जब ही इसका लेखा जोखा हम कर लेंगे, तो क्या पता
उस समय हमें पता चले कि हम बहुत लॉस में जा चुके हो। इसलिए एक निश्चित अवधि में अगर हम लेखा जोखा कर लेते हैं तो हमें उस अवधि विशेष में ये पता चल जाता है कि हमारा व्यवसाय कितना प्रोग्रेस पे है, कितना लाभ अर्जित कर रहा है, कितना हानि कर रहा है, क्या सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसी के साथ में लागत अवधारणा का जन्म हुआ। ये कहती है कि संपत्तियों को लागत मूल्य पर दिखाओ हाश घटाने के पश्चात। यानी ऐसी संपत्तियां जिन पर हाश नहीं घटता हो, जैसे भूमि एक ऐसी संपत्ति है जिस पर हाश नहीं घटता, तो उसे लागत मूल्य पर दिखाते हैं। और बाकी अन्य संपत्तियों का चाहे बाजार मूल्य कितना भी बढ़ गया हो, घट गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जितने में आपको वो संपत्ति प्राप्त हुई, यानी जितने रुपए की लागत उस संपत्ति को प्राप्त करने में लगी, उस लागत मूल्य में से एक निश्चित अवधि में जो हाश बनता है नियम अनुसार, उसको घटाने के पश्चात उसको लेखा पुस्तकों में दिखाना चाहिए। बच्चों, अगली 5वें नंबर की अवधारणा है द्विपक्षीय अवधारणा। ठीक है, द्विपक्षीय अवधारणा कहती है किसी भी लेन देन से दो खाते प्रभावित होते हैं, एक खाता डेबिट और एक खाता क्रेडिट। ये आपने 11th 12th और फर्स्ट ईयर में, आप कॉमर्स के छात्र हो, आप बीकॉम सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हो, तो आपने द्विपक्षीय अवधारणा को भली भांति पहले भी पढ़ा होगा। ये अवधारणा कहती है लेन देन से दो खाते प्रभावित होते हैं, यानी एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी लेन देन से यदि हमारी संपत्ति बढ़ेगी तो साथ साथ में दायित्व भी बढ़ेंगे। जैसे राम ने 10,000 रुपये का माल बेचा। अब 10,000 रुपये का माल बेचा तो एक तो नगद आ रहा है और एक माल जा रहा है। तो नगद आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट है और सेल्स अकाउंट हमारी अर्निंग है, इसलिए क्रेडिट है। डबल एंट्री सिस्टम में बच्चों आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें आपको मैं बता दूं कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं। असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंडिचर। ऑल असेट्स आर डेबिट एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट। सभी संपत्तियां डीआर की जाती है और सभी दायित्व सीआर किए जाते हैं। और ऑल एक्सपेंडिचर आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। ये 4 ही चीज़ें ध्यान रखनी है और कुछ ही नहीं आपको ध्यान में रखना है। फिर है नंबर 6 पर आय व्यय मिलान अवधारणा। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा कहती है कि जिस अवधि के आय व्यय हैं उनका लेखा उसी अवधि में करना चाहिए। यानी इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कोई इनकम इस अवधि की है लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुई, तो भी उसको हमें हमारी लेखा पुस्तकों में ये मानकर दिखाना चाहिए कि वो इनकम हमारी इस समय की है। ठीक है, तो इसको कहते हैं उपार्जित आय। ऐसी आय जो अर्जित तो कर लिए लेकिन प्राप्त नहीं की। इसी प्रकार व्यय के संबंध में बात करें कि कोई खर्चा हमने कर दिया लेकिन उस खर्चे का भुगतान नहीं किया। जैसे कि मान लो आपका रेंट है, आप मकान में रह रहे हो, आपने कोई फैक्ट्री ले रखी है किराए पे, लेकिन आपने उस महीने के किराए का भुगतान नहीं किया, फिर भी आपने उस महीने उस फैक्ट्री के लिए उस बिल्डिंग को यूज़ किया है, तो उस महीने के खर्चे में उस महीने के किराए को सम्मिलित करेंगे। यह है मैचिंग कॉन्सेप्ट। यानी कभी कभी ये होता है कि हम पिछले अगले एक साथ में ही 5 वर्षों का किराया दे देते हैं, तो हमको उस एक्सपेंडिचर को डिवाइड करना है। इस ईयर से रिलेटेड कितनी अमाउंट है वो इस ईयर में सम्मिलित करनी है, अगले ईयर से रिलेटेड कितनी अमाउंट है, इसे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। बच्चों, नंबर 7 पर है उपार्जन की अवधारणा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, मैंने आपको नंबर 3 पर बताई थी गोइंग कॉन्सेप्ट, निरंतरता की अवधारणा, और अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ उपार्जन की अवधारणा। ये दोनों अवधारणाएं आधारभूत लेखांकन मान्यताओं के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ठीक है, वैसे आधारभूत लेखांकन मान्यताएं 3 हैं: सुदृढ़ संस्थान की अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा और सततता या निरंतरता की उपार्जन की अवधारणा और इसकी अवधारणा। तो उपार्जन की अवधारणा कहती है कि आय व्यय की मदें लेखा पुस्तकों में उस समय ही लिखी जाती है जब देय हो जाती है। उपार्जन यानी ऐसी कोई आय जो आपने अर्जित कर ली, या ऐसा कोई खर्चा जो आपने कर दिया लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किया, या ऐसी आय जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई लेकिन वो आपकी इनकम हो गई, आपकी इनकम मानी जाएगी, तो इसे कहते हैं उपार्जित आधार पर उस आय को आपके लेखा पुस्तकों में सम्मिलित करना। यानी आय व्यय की मदें, यानी आय हो या व्यय हो, अगर लेखा पुस्तकों में उस समय लिखी जाएगी जिस समय वो देय हो जाती है, ड्यू हो जाती है, चाहे वो प्राप्त हुई हो या नहीं हो।
सबसे अंत में 8 नंबर पे हैं लेखा अवधि अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो देखो, सुदीर्घ संस्थान की अवधारणा कहती थी कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, तो उसी के साथ ये लेखा अवधि अवधारणा का जन्म हुआ। ये अवधारणा कहती है कि लेखांकन की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। 12 माह, होली से होली हो सकती है, दिवाली से दिवाली हो सकती है, जनवरी से दिसंबर हो सकती है। इसके संबंध में कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है या कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि आपको इस डेट से इस डेट रखनी है, लेकिन लेखांकन की अवधि 12 माह की होनी चाहिए। ये लेखांकन अवधि अवधारणा कहती है। लेकिन हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष और लेखांकन अवधि दोनों अंतर अलग अलग चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होने के कारण हम प्राय सामान्यतः लेखांकन अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही रखते हैं। बच्चों, ये लेखांकन की अवधारणा का जो अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर इस संबंध में आपको किसी भी प्रकार की कोई पूछना है, आपका कोई डाउट है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस वीडियो को देखने के बाद में क्वेरी कर सकते हो। धन्यवाद।